अपवर्तन का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, बदल जाना। अपवर्तन का अर्थ है बदल जाना। तो यहां पर क्या बदल रहा है? तो होता यह है जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। To my channel, BSN Education World, Physics by Satyendra sir. बच्चों, आज का हमारा लेसन प्रकाश का अपवर्तन तथा लेंस है। इसके पहले हमने प्रकाश का परावर्तन और दर्पण को एक साथ पढ़ा। क्योंकि दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए हमने परावर्तन और दर्पण को एक साथ पढ़ा। और जो लेंस होता है, इससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए हम लेंस को और अपवर्तन को एक साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहां अपवर्तन क्या है। तो ध्यान रखेंगे, अपवर्तन का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, बदल जाना। अपवर्तन का अर्थ है बदल जाना। तो यहां पर क्या बदल रहा है? तो होता यह है जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसका वेग और दिशा दोनों ही बदल जाते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसका वेग और दिशा दोनों ही बदल जाते हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहां दिया गया है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब यहां विचलित होने का मतलब क्या है? तो विचलित होने का भी अर्थ यही है, अपने रास्ते से हट जाना, अलग हो जाना, कोई और रास्ता बना लेना। तो इस प्रकार जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने परावर्तन की घटना में कुछ नाम पढ़े थे, जैसे हमने देखा था कि एक पृष्ठ था जिस पर प्रकाश गिर रहा था और गिरने के बाद उसी पृष्ठ से टकरा करके वापस जा रहा था, तो हम उस पृष्ठ को बोल रहे थे वहां पर परावर्तक पृष्ठ। लेकिन यहां पर जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो दोनों माध्यमों को जो अलग करता हुआ पृष्ठ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक तल। अपवर्तक तल क्या है? दोनों माध्यमों को अलग करता हुआ तल, दोनों माध्यमों को अलग करता हुआ पृष्ठ। उसके बाद जो पहले माध्यम से प्रकाश किरण आकर के उस पर गिरती है, जो पहले माध्यम से प्रकाश किरण आकर के उस पृष्ठ पर गिरती है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और जैसे ही वह अगले माध्यम में प्रवेश करती है, पहले माध्यम की किरण आपतित किरण, और अगले माध्यम में जब वो प्रवेश करती है, उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। पहले माध्यम में आपतित और अगले माध्यम में अपवर्तित। जो पृष्ठ दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक तल। पहले माध्यम की किरण को आपतित किरण और दूसरे माध्यम की किरण को अपवर्तित किरण। देखते हैं यहां पर, जैसे यहां CD क्या है? अपवर्तक तल है या अपवर्तक पृष्ठ है। AO क्या है? आपतित किरण है। और ये OB क्या है? अपवर्तित किरण है। और यहां जो बिंदु O है, जिस पर ये आपतित किरण गिर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। जैसे वहां पर भी था हमारा आपतन बिंदु, ठीक वैसे यहां पर भी आपतन बिंदु है। और वहां पर भी आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया था, उसको हम लोग अभिलंब बोलते थे। ठीक ऐसे यहां पर भी आपतन बिंदु O से होता हुआ यदि हम एक लंब खींचे MN, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। देखते हैं यहां पर आपतित किरण, तो यहाँ AO क्या है? AO क्या है? आपतित किरण है। उसके बाद अपवर्तित किरण, तो OB, ठीक, यहां ऐसे ही OB, ये क्या है? अपवर्तित किरण है। उसके बाद अभिलंब, तो ये MN क्या है? अभिलंब। फिर जैसे वहां पर हमारे दो कोण बनते थे, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण, ठीक ऐसे यहां पर भी दो कोण बन रहे हैं। एक आपतन कोण, जो अगला हमारा कोण बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। देखते हैं यहां आपतन कोण क्या है? AOM, ये क्या है? आपतन कोण। उसके बाद BON, यानी कि जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसको बोलते हैं आपतन कोण। उसके बाद अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण। अच्छा, अब आगे समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर अगले माध्यम में पहुंचती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। लेकिन ये जो विचलन है, वो दो प्रकार से होता है। जो अपवर्तित किरण होती है,
वह या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। देखते हैं यहां पर, जैसे हमने यहां पर दोनों स्थितियां समझाने की कोशिश की है कि एओ प्रकाश की किरण इस पृष्ठ सीडी पे गिर रही है। यहां एओ आपतित किरण जैसे ही अगले माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते को छोड़कर या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये दो स्थितियां होती हैं, दोनों को यहां पर अलग अलग दिखाया गया है। कब क्या होता है देखते हैं इसको। तो इसके लिए पहले हमको यहां पर विरल और सघन का मतलब समझना होगा। ये विरल विरल क्या है और ये सघन क्या है। तो ये शब्द आए हुए हैं माध्यम के लिए, यानी सघन माध्यम या विरल माध्यम। तो इसके लिए हम समझते हैं, जो विरल शब्द है इसका अर्थ है दूर दूर। विरल मतलब दूर दूर और सघन का मतलब होता है पास पास। जैसे हम लोग घना शब्द इस्तेमाल करते हैं तो सघन का मतलब है घना यानी पास पास, और विरल का मतलब है दूर दूर। तो ध्यान रखेंगे कि यदि कोई दो माध्यम है, यदि किन्हीं दो माध्यमों की हम बात करते हैं तो इनमें जिस माध्यम के कण पास पास होंगे तो वो हो जाएगा सघन। जिस माध्यम के कण पास पास होंगे वो होगा सघन, और जिस माध्यम के कण दूर दूर होंगे वो होगा विरल। जैसे बात करें पानी की और वायु की, बात करें पानी की और वायु की, तो पानी और वायु, पानी क्या है द्रव है और वायु क्या है गैस। तो हम जानते हैं कि पानी जो द्रव है उसके जो अणु होते हैं वो गैस की बजाय पास पास होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों की बात करते हैं तो पानी क्या होगा, पानी क्या होगा सघन, और जो गैस यानी जो वायु होगी वो क्या हो जाएगी विरल। तो जो वायु है वो विरल है और जो पानी है वो सघन है। लेकिन जब हम पानी की और कांच की बात करते हैं, पानी की और कांच की बात करते हैं, हम जानते हैं कांच क्या है ठोस है। तो जो ठोस के अणु होते हैं वो द्रव की बजाय भी और नजदीक होते हैं। जो ठोस के अणु होते हैं वो द्रव की अपेक्षा और अधिक पास होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ठोस होगा यानी यहाँ पे जो कांच है वो क्या हो जाएगा सघन हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा विरल हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं किसकी, पानी की और वायु की, तो वायु क्या है विरल और पानी क्या है सघन। वायु विरल पानी सघन, वायु विरल पानी सघन। लेकिन जब बात करते हैं पानी की और कांच की तो पानी हो जाता है विरल और कांच हो जाती है सघन। तो देखते हैं इसी के आधार पर, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की चाल है वो कम हो जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है और जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। चाल भी कम हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका उल्टा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन से विरल में, तो जब सघन से विरल में जाएगा चूंकि विरल के कण दूर दूर है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जो प्रकाश की चाल होती है वह बढ़ जाती है, और जब प्रकाश चाल बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में जो अपवर्तित किरण होती है वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जो अपवर्तित किरण होती है वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो जो अपवर्तित किरण होती है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो जो अपवर्तित किरण होती है वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आगे एक बात और समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहां देखते हैं कि दो रेखाएं हैं, एक ये रेड वाली और एक ग्रीन वाली, तो ये आपस में काट रही है, तो जो इनके सम्मुख कोण होंगे, जैसे ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, जो ये वाला कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। तो ठीक वही स्थिति यहाँ पर भी होती है। जैसे हम यहाँ देखें, जो हमारी ये किरण एओ गिर रही, अगर ये सीधे ही जाती तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ ये कोण बनता वो इस कोण के बराबर होता, यानी जो ये कोण बन रहा होता यहाँ पर वो कोण आई के बराबर होता। लेकिन जब यह अभिलंब से दूर हट गई है तो ऐसी स्थिति में जो ये कोण है इतना अतिरिक्त इसमें आ गया, तो इस प्रकार जो कोण आर है वो कोण आई से बड़ा है। जो अपवर्तन कोण आर है वह कोण आई से बड़ा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा तो जो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण बन रहा है वह आपतन कोण से बड़ा है। ठीक है, ऐसे यदि हम यहां पर देखें, यहां कोण एओएम यानी जो हमारा आपतन कोण है वो क्या है आई है, और यदि प्रकाश हमारा सीधे उसी रास्ते पे निकल जाता तो जो ये कोण बनता ये भी क्या होता आई होता। लेकिन हुआ क्या, जो प्रकाश की किरण थी, जो प्रकाश की किरण थी वह अभिलंब की ओर झुक गई, तो ऐसी स्थिति में हमारा कोण कम होकर के इतना बचा। तो जो अब हमारा अपवर्तन कोण आर बन रहा है वह आपतन कोण आई से छोटा है। जो
अपवर्तन कोण आर है वह आपतन कोण आई से छोटा है। तो दोनों ही स्थितियों में हम क्या देख रहे हैं कि जो विरल माध्यम में कोण बन रहा है, जैसे यहां जो अपवर्तन कोण आर बनना कहां पर है, विरल माध्यम में है, जो कि आपतन कोण आई से बड़ा है। ठीक है, ऐसे यहां पर हम देख रहे हैं जो आपतन कोण है वह अपवर्तन कोण आर से बड़ा है, तो आपतन कोण भी कहां बनना है, विरल माध्यम में ही बनना है। तो इस प्रकार हम ध्यान रखेंगे कि जो कोण हमारा विरल माध्यम में बनेगा वो सघन माध्यम में बनने वाले कोण से बड़ा होगा। जो कोण विरल माध्यम में बनेगा, जो कोण विरल माध्यम में बनेगा वह सघन माध्यम में बनने वाले कोण से बड़ा होगा। और इन दोनों का जो अंतर होगा उसको हम बोलेंगे विचलन कोण, यानी कि जितना कितना विचलित हुई है हमारी किरण, यानी कि हमारी किरण कितना विचलित हो गई अपने रास्ते से। तो जो दोनों का अंतर होगा वही क्या होगा, विचलन कोण होगा। जैसे हम यहाँ बात एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम मान लिया जाए कि यहाँ जो हमारा आपतन कोण है वो 40 अंश है, जो आपतन कोण है वो 40 अंश है। तो ऐसी स्थिति में जब ये अगर इसको हम 40 मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का कोण क्या हो जाएगा 40, और इसमें क्या हुआ ये एक्स्ट्रा निकल गया आगे, मान लेते हैं ये कितना है 20 अंश है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा विचलन कोण होगा वो कितना होगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 20 अतिरिक्त हट गई है हमारी किरण। कितना विचलित हो गई है, 20 अंश विचलित होकर के तब गई है। अब एक बार फिर से देखते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो जो अपवर्तित किरण होती है वह या तो अवलंब की ओर झुक जाती है या अवलंब से दूर हट जाती है। तो अवलंब की ओर कब झुकती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जो अपवर्तित किरण होती है वह अवलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो जो अपवर्तित किरण होती है वह अवलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश सघन से जाता है विरल में, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, जो अपवर्तित किरण होती है वह अवलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश सघन से विरल में, सघन से विरल में, तो अपवर्तित किरण अवलंब से दूर हटेगी, लेकिन जब विरल से सघन में तो जो अपवर्तित किरण होगी वह अवलंब की ओर झुक जाएगी। और हमने क्या देखा कि जो विरल माध्यम में हमारा कोण बनता है, चाहे वो आपतन कोण हो और चाहे अपवर्तन कोण हो, वह सदैव सघन माध्यम में बनने वाले कोण से बड़ा होता है। विरल माध्यम में बनने वाला कोण, विरल माध्यम में बनने वाला कोण सघन माध्यम में बनने वाले कोण से हमेशा बड़ा होता है, चाहे वो अपवर्तन कोण हो और चाहे वो आपतन कोण हो। और दूसरी बात क्या देखा हमने कि जो प्रकाश की चाल होती है वह विरल माध्यम में अधिक होती है। जो प्रकाश की चाल होती है वह सघन माध्यम की बजाय विरल माध्यम में अधिक होती है। प्रकाश चाल सघन माध्यम की बजाय विरल माध्यम में अधिक होती है, और जो सघन माध्यम में कोण बनता है वह विरल माध्यम में बनने वाले कोण से छोटा होता है। यानी जो विरल माध्यम में कोण बनता है, जो विरल माध्यम में कोण बनता है वह सघन माध्यम में बनने वाले कोण से बड़ा होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम पढ़ने के पहले एक बार फिर से हम देख लें, यहाँ AO क्या है, आपतित किरण, और OB क्या है, अपवर्तित किरण। AO आपतित किरण और OB अपवर्तित किरण, OB अपवर्तित किरण। और यहाँ ये जो OB डैश लिया गया है वो केवल इसको दिखाने के लिए लिया गया है कि जो हमारी किरण AO है वो इस रास्ते पर जा रही है, जबकि इस पे गई नहीं है, इस पर जानी थी और अविलंब से दूर हट करके गई है। और जबकि यहाँ पर जो AO किरण है वो जानी थी किस पे, OB डैश पे जानी थी, लेकिन OB डैश पे नहीं गई है। कहाँ गई है, अविलंब की ओर झुककर OB मार्ग में गई है। यहाँ जानी थी OB डैश में, लेकिन इस पर ना जाकर के अविलंब से दूर हटकर OB दिशा में चली गई है, और यहाँ जानी थी OB डैश दिशा में, उस पर ना जाकर ये अविलंब की ओर झुकते हुए OB मार्ग में चली गई है। तो हमने देखा कि AO क्या है, आपतित किरण, और OB क्या है, अपवर्तित किरण, और ये MN क्या है, अभिलंब। AO आपतित किरण और OB अपवर्तित किरण और MN अभिलंब। ऊपर ये कोण AOM आपतन कोण, उसके बाद कोण BON अपवर्तन कोण। आपतन कोण को I से, आपतन कोण को I से और अपवर्तन कोण को R से लिखते हैं। आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला क्या है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण AO, अपवर्तित किरण OB और अभिलंब MN तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और जो अगला नियम है यह है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण क्या है I, अपवर्तन कोण क्या है R।
तो आपतन कोण की त्रिज्या तथा अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की त्रिज्या तथा अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब बात यहां आती है ज्या। तो मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन, कॉस, टेन, कासेक, सेक, काट, ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें जो ये साइन होता है इसको हम लोग ज्या भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोण हमारा आई है तो कोण आई की ज्या क्या हो जाएगी? साइन आई। जब कोण आर होगा तो इसकी ज्या क्या हो जाएगी? साइन आर हो जाएगी। तो इस प्रकार आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इनका अनुपात क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर। और कहा क्या गया है? साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। लेकिन इस नियतांक को हम स्मॉल एन से लिखते हैं। नियतांक को स्मॉल एन से लिखा जाता है और साथ ही साथ इसके दोनों ओर जो माध्यम होते हैं उनके संकेतों को भी लिखते हैं। जैसे पहला माध्यम अगर हम माने 1 है और अगला माध्यम मान लें 2 है, तो ऐसी स्थिति में एन के पहले माध्यम का संकेत यानी कि 1 और इसके आगे अगले माध्यम का संकेत यानी कि 2 लिखना पड़ेगा। ऐसे मानते हैं हम कि हमारा पहला माध्यम है 1 और ये अगला माध्यम है 2। तो इस प्रकार जो साइन आई बटे साइन आर होगा वह 1n2 के बराबर होगा। और यहां जो ये n है इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। n क्या है? n है तो नियतांक, लेकिन ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। और यहां जो ये 1n2 को n2 अपान n1 भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि n2 और n1 क्या है। तो जो n1 है वो पहले माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक है। n1 पहले माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक और n2 दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक। तो हम जानते हैं जब कोई वैल्यू हम किसी के सापेक्ष निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको कहां रखते हैं? बटे में रखते हैं। तो जो ये 1n2 है वो क्या है? दूसरे माध्यम का अपर्तनांक है, लेकिन किसके सापेक्ष है? पहले के। इसलिए जो पहले माध्यम का अपर्तनांक है वो नीचे लिखा गया है और जो दूसरे माध्यम का अपर्तनांक है वो ऊपर लिखा गया है। तो हम 1n2 को n2 अपान n1 लिख सकते हैं। n1 पहले माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक, n2 दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक। निरपेक्ष का मतलब क्या है? किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपर्तनांक होता है, किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपर्तनांक होता है उसे हम उसका निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। तो फिर से देखते हैं एक बार, साइन आई अपान साइन आर क्या होगा? 1n2 क्या है? पहले पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, और इसको हम लिखेंगे n2 अपान n1। n2 क्या है? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक, n1 क्या है? पहले माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 1n2 या साइन आई अपान साइन आर है ये v1 अपान v2 के भी बराबर हो सकता है। v1 और v2 क्या है? v1 है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और v2 है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी ये जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात है वो v1 अपान v2 यानी कि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के भी बराबर होता है। हम जानते हैं कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। ये पहले माध्यम में चाल v1 रही है और अगले माध्यम में चाल v2 हो गई है। तो इस प्रकार साइन आई अपान साइन आर v1 अपान v2 के भी बराबर होगा। तो इस प्रकार आई अपान साइन आर है वह 1n2 के भी बराबर होगा और v1 अपान v2 के भी बराबर होगा। और आगे हम देखते हैं यहां लेमडा 1 अपान लेमडा 2 भी है। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। लेमडा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तो जब माध्यम बदलता है तो तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है। यदि पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य लेमडा 1 थी और अगले माध्यम में तरंग दैर्ध्य लेमडा 2 हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो अनुपात होगा लेमडा 1 अपान लेमडा 2 होगा। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। साथ ही ये दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के भी अनुपात के बराबर होता है और दोनों माध्यमों में जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य रही है उसके भी अनुपात के बराबर होता है। पहले माध्यम में यदि चाल v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल v2 है तो साइन आई बटे साइन आर v1 बटे v2 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर तरंग दैर्ध्य पहले माध्यम में लेमडा 1 रही है और अगले माध्यम में तरंग दैर्ध्य लेमडा 2 रही है तो ऐसी स्थिति में साइन आई बटे साइन आर जो होगा वो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 भी होगा, वो लेमडा अपान लेमडा 2 होगा। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस पर प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो 1n2 बराबर n2 अपान n1 लिख सकते हैं। 1n2 को n2 अपान n1 लिख सकते हैं और हम चाहें तो 1n2 को v1 अपान v2 भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो 1n2 को लेमडा 1 अपान लेमडा 2 लिख सकते हैं और हम चाहें
तो N2 अपान N1 को V1 अपान V2 या V1 अपान V2 को λ1 अपान λ2 रख सकते हैं। देखते हैं फिर से एक बार। आप हमारा पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और अगला नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इस नियतांक को हम लोग स्मॉल n से लिखते हैं, जिसके दोनों ओर माध्यमों के संकेत लिख देते हैं। जैसे पहला माध्यम यदि 1 हो तो यहाँ 1 लिखा, और अगला माध्यम यदि 2 है तो आगे 2 लिखा गया। तो इसको हम लोग पढ़ते क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि मान ले हम पहला माध्यम वायु है और अगला माध्यम कांच है, तो वायु यानी एयर, तो इसका संकेत क्या होगा? ए, और कांच यानी कि ग्लास, तो उसका संकेत क्या होगा? जी। तो ऐसी स्थिति में हम 1n2 को क्या लिखेंगे? ANG लिखेंगे। और क्या कहेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANG को क्या बोलेंगे? वायु के सापेक्ष जो पहले होगा उसके सापेक्ष। अगर ए पहले है, जी बाद में है, तो ए के सापेक्ष जी का। मान लेते हैं प्रकाश पानी से कांच में जा रहा है, तो पहला माध्यम वाटर यानी कि उसका संकेत क्या हो गया? W हो गया। जा रहा है कांच में, तो उसका संकेत क्या हो गया? ग्लास यानी कि जी हो गया। तो W से कहां जा रहा है? जी में जा रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? WNG लिखेंगे। क्या पढ़ेंगे? W के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक। W के सापेक्ष जी का अपवर्तनांक मतलब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहां जो साइन I अपान साइन R है, ये क्या होता है? 1n2। 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे हम n2 बटे n1 लिख सकते हैं, और हम इसको V1 अपान V2 भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ λ1 अपान λ2 भी लिख सकते हैं। V1 और V2 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है। पहले माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ1 है और अगले माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ2 है। n1 क्या है? पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। n2 क्या है? दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इस प्रकार से साइन I अपान साइन R बराबर 1n2 बराबर n2 बटे n1 बराबर V1 अपान V2 बराबर λ1 अपान λ2। यहां एक बात और ध्यान रखेंगे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे कम अपवर्तनांक होता है निर्वात का। निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, और जो वायु है, वायु का अपवर्तनांक लगभग इसी के बराबर ही होता है। निर्वात का अपवर्तनांक है 1 और वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, जो कि लगभग क्या है? 1 के ही बराबर है। तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 और वायु का भी अपवर्तनांक लगभग 1, तो हम कह सकते हैं दोनों का अपवर्तनांक 1 ही है, जो कि सभी माध्यमों के अपवर्तनांक से कम है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात या वायु में, और दोनों में बराबर होती है। कितनी होती है? पहले पढ़ चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल बराबर होती है। क्यों होती है बराबर? क्योंकि दोनों के अपवर्तनांक बराबर होते हैं। अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। और अब बात करते हैं कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का, इसलिए हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। यहां में एक बात और समझते हैं कि जो 1n2 है, इसको हमने V1 अपान V2 के बराबर क्यों लिखा हुआ है? 1n2 बराबर V1 अपान V2 क्यों लिखा गया है? तो इसको समझते हैं। होता यह है, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसको हम लोग स्मॉल c से लिखते हैं। होती कितनी है? हम पढ़ चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी को हम सांकेतिक रूप से स्मॉल c से लिखते हैं। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पे Ng यानी कि कांच के अपवर्तनांक को हम लेते हैं। Ng क्या है? कांच का अपवर्तनांक। तो किसके बराबर होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जो ये माध्यम क्या है? कांच। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश चाल को हम c से लिखते हैं और माध्यम क्या है हमारा? कांच है। तो निर्वात में प्रकाश चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ NW यानी कि पानी का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। यहां किसी माध्यम को 1 मान लें, तो N1 क्या है? उस माध्यम 1 का अपवर्तनांक है। किसके बराबर होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम, यानी कि जो माध्यम 1 लिया है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। फिर N2 क्या है?
किसी माध्यम को हमने 2 मान लिया, माध्यम 2 का अपर्तनांक है, तो क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ का जो अपर्तनांक होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो इस आधार पर यदि हम 1n2 की वैल्यू निकालना चाहें तो जैसा हम जानते हैं कि 1n2 को n2/n1 लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लें, यहां हमने 1n2 लिखा है जबकि यहां केवल n2 n1 और यहां पर भी हमने ng nw n1 n2 लिखा हुआ है, इनके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जितने भी निरपेक्ष अपर्तनांक होते हैं यानी किसी माध्यम का उसका खुद का जो अपर्तनांक होता है किसी के सापेक्ष नहीं होता है तो उसके पहले कुछ नहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे n2 लिखा है, n2 मतलब क्या हो गया, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपर्तनांक, n1 क्या है, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपर्तनांक है, ng क्या है, कांच का निरपेक्ष अपर्तनांक, nw क्या है, पानी का निरपेक्ष अपर्तनांक है। अब हम आते हैं 1n2 पर, तो 1n2 को हम n2/n1 लिख सकते हैं। अब बात आती है n2, तो इस आधार पर हम n2 को क्या लिखेंगे, c/v2, n2 क्या हो जाएगा, c/v2। ठीक ऐसे ही जो n1 है, n1 को हम लिखेंगे c/v1। तो जब हम इसका भाग करेंगे यानी c/v2 में c/v1 का भाग करेंगे तो जो नीचे वाला हमारा हिस्सा है उल्टा हो जाएगा और फिर इसका गुणा हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है छोटे क्लासों में। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, v1/v2। तो इस प्रकार जो 1n2 है वह v1/v2 के बराबर है। तो इसी आधार पर हमने यहां पर लिया है 1n2 बराबर v1/v2। और यहां हम इस संबंध में एक बार फिर से बात करते हैं क्योंकि इससे हर बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। 2025 में भी कई क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं अलग अलग सेटों में। अब यहां बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था, किसी माध्यम का जो अपर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश चाल। जैसे बात करें हम पानी का अपर्तनांक तो क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। कांच का अपर्तनांक क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। हीरे का अपर्तनांक क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल। कोई माध्यम 1 है तो माध्यम 1 का अपर्तनांक तो निर्वात में प्रकाश चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश चाल। किसी माध्यम को 2 से लिख दिया जाए तो माध्यम 2 का अपर्तनांक निर्वात में प्रकाश चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। जैसे तो इसी आधार पर यहां पर देखते हैं Mg यानी कि कांच का अपर्तनांक निर्वात में प्रकाश चाल बटे कांच में प्रकाश चाल। निर्वात में प्रकाश चाल को हम लोग सी से लिखते हैं तो निर्वात में प्रकाश चाल बटे कांच में प्रकाश चाल। Nw पानी का अपर्तनांक तो निर्वात में प्रकाश चाल बटे पानी में प्रकाश चाल। माध्यम 1 का अपर्तनांक निर्वात में प्रकाश चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश चाल। इसके अलावा जो अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है उसको ध्यान रखेंगे, हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपर्तनांक होता है वह प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। हर रंग के प्रकाश के लिए जो अपर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। ध्यान रखेंगे, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए जो अपर्तनांक होगा वह सबसे अधिक होगा। बैंगनी रंग के लिए जो अपर्तनांक होगा वह सबसे अधिक होगा, लेकिन लाल रंग के लिए जो प्रकाश के प्रकाश के लिए जो अपर्तनांक होगा वह सबसे कम होगा। बैंगनी रंग के लिए अपर्तनांक सबसे अधिक होगा और लाल रंग के लिए यह अपर्तनांक सबसे कम होगा।